हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट में। तो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है मैथ्स का, वो है प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कि नंबर्स के से खेलना। अब नंबर्स के साथ खेलेंगे तो है नहीं। तो इस चैप्टर का जो बेसिकली मतलब है कि हम इस नंबर्स को और डिटेल में जानेंगे कि नंबर्स में कितने तरह के नंबर्स होते हैं, नंबर्स के साथ हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, नंबर्स जो 1 2 3 4 हैं वो क्या ये पर्टिकुलर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो है, आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं पहले हम ये सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स क्या होता है? कोई भी नंबर, किसी नंबर को मतलब किसी नंबर का कोई दूसरा नंबर फैक्टर उस केस में होता है जब वो उसको पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जैसे कि आप जब डिवाइड करते हैं तो सपोज ये 24 है, ठीक है, आपको इसको 3 से डिवाइड करना है। तो 3 8 जा 24। यहाँ पे ये रिमाइंडर नहीं, ये रिमाइंडर जो है आपका 0 आया। रिमाइंडर क्या आया आपका? 0 आया। तो क्या हम यहाँ पे ये टर्म कह सकते हैं कि 3 ने जो है 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 है ये डिवाइजर है जो कि 24 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। तो ये 3 क्या है? 24 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 3 ने 24 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब जैसे कि तो हम इसी तरह के नंबर्स जो है आइडेंटिफाई करेंगे जो कि पूरी तरह से किसी नंबर को डिवाइड कर दे, वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। इसमें जो एक चीज है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी फैक्टर जो है वो या तो उस नंबर के बराबर में होता है या उस नंबर से छोटा होता है। सपोज जैसे कि अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 12 का। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि 12 का फैक्टर बताओ, तो 12 का फैक्टर हम जब कभी भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा स्टार्टिंग करते हैं 1 से। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि किसी भी नंबर का 1 फैक्टर तो होता ही होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 2 1 जा 2, यानी या 1 के टेबल को देखें तो 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरी तरह से मल्टीप्लाई मतलब अगर हम 1 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से, 3 से या 5 से या कोई भी वट एवर नंबर हो, तो हमेशा जैसे 1 को हमको 3 से करना है तो 1 3 जा 3, रिमाइंडर 0। यहाँ पे अगर हम 5 का एग्जाम्पल लेते हैं 5, तो यहाँ पे क्या है? 1 5 जा 5 और रिमाइंडर 0। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो जब हम किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा शुरुआत करते हैं 1 से। ठीक है, तो हमें पता है कि 12 के टेबल में 1 आता ही है। ठीक है, उसके बाद से 1 के बाद से 2 के टेबल में 12 आता है। हाँ, आता है। ठीक है, 2 6 जा 12। फिर 3 के टेबल में 3 के टेबल में भी आता है। 4 के टेबल में 4 के टेबल में भी आता है। 5 के टेबल में क्या 5 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है, तो 5 हम छोड़ देंगे। फिर अगेन 6 के टेबल में 12 आता है। ठीक है, अब 6 के बाद से किसी के टेबल में नहीं आता, सीधा 12 के नंबर पे आता, 12 के टेबल में आता है। तो हम देख सकते हैं कि 12 का जो है फैक्टर क्या क्या है? 1 2 3 4 6 12। ठीक है, मतलब हम बेसिकली ये अगर हम 12 को इसमें से किसी भी नंबर के साथ में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0। क्या आएगा हमेशा? रिमाइंडर 0। ये अगर ये एज अ डिवाइजर हम इसको यूज करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो हम फैक्टर को अगर एक लाइन में अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर किसी नंबर का वो नंबर होता है जो कि उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट जो आपका टर्म आता है वो है मल्टीपल। मल्टीपल्स। ठीक है,
अब मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स नाम से पता चल रहा है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मतलब कि किसी भी नंबर को हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो उसका मल्टीपल्स होता है। सपोज अगर हम एग्जांपल लेते हैं 6 का, ठीक है, तो 6 का मल्टीपल्स क्या होगा, तो 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर 12, फिर 18, 24 और 30, 36 एंड सो ऑन। तो ये 6 का ये सब क्या हो गया, मल्टीपल्स हो गया। बेसिकली एक तरह से मल्टीपल्स क्या है, किसी भी नंबर का अगर पूछा जाए कि मल्टीपल्स उसके बताओ, तो मल्टीपल्स हम उसको टेबल जो है, हम टेबल जो हम करते हैं वो अगर हम टेबल के तौर पे लें तो मल्टीपल्स क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हम टेबल लिख देते हैं तो वो उसका मल्टीपल्स हो जाता है। इसमें हमें एक और चीज वो होती है कि इन सब का फैक्टर हमेशा 6 जो है वो फैक्टर रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इन सब के टेबल में 6 नंबर आएगा ही आएगा। तो आप उसमें मत जाइए, आप पहले बस इतना समझिए कि मल्टीपल्स मतलब किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज है कि जैसे कि हमने फैक्टर में देखा था कि फैक्टर जो है वो कभी भी अपने नंबर से या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है। फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर या तो नंबर से छोटा होता है या बराबर होता है नंबर से। लेकिन मल्टीपल के केस में जस्ट इसका उल्टा है कि मल्टीपल या हमेशा बड़ा होता है या तो बराबर होता है नंबर से, ठीक है। अब जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई नंबर लिया 8, ठीक है। 8 का फैक्टर क्या होगा, सॉरी 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 से जितने भी जो उसके फैक्टर्स हैं वो क्या है, छोटे हैं और नहीं तो बराबर है। बराबर इसलिए क्योंकि 8 बराबर है, ठीक है। बाकी ये सारे नंबर 8 से छोटे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि नंबर से हमेशा फैक्टर उसके छोटे होते हैं, ठीक है। अब जस्ट इसका एक उल्टा केस लेते हैं। सपोज हमको 3 का मल्टीपल बताना है, तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15। अब यहाँ पे हम क्या चीज देख रहे हैं कि 3 है यानी कि बराबर है और बाकी जो नंबर्स हैं वो 3 से बड़े हैं, तो इसका क्या होगा, सिंबल ऐसे, ठीक है। मतलब मल्टीपल्स जो होते हैं वो हमेशा नंबर से बड़े होते हैं या बराबर होते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं, मतलब फिनिट होते हैं। मतलब आप उनको हमेशा काउंट कर सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर आपसे फैक्टर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, इसके 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है। जैसे कि यहाँ पे 8 का है तो 8 के कितने फैक्टर्स है, 4 फैक्टर्स है। लेकिन मल्टीपल के केस में ये चीज नहीं होता। ये जो होता है अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसके वो सारे मल्टीपल्स निकलते जाएंगे। तो हम इसको, जैसे कि काउंटिंग है, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है। जैसे कि आप 1000 है, 10,000, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, एंड देन आगे है। तो ये कभी भी काउंटिंग जैसे खत्म नहीं हो सकती, वैसे ही कभी भी मल्टीपल्स जो है वो किसी भी नंबर के खत्म नहीं हो सकते, इसलिए उसको अनलिमिटेड इनफाइनाइट बोला गया है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी कि फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं और इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर से पहले जो है हम एक और चीज जानते हैं, सीखते हैं, वो है ऑड एंड इवन। पहले मैं टॉपिक लिख देती हूं कि हमारा टॉपिक क्या है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पहले का रिवाइज कर लेते हैं, जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, जानते हैं। वो है आपका इवन, ऑड, प्राइम, मतलब मैं इसको भी साथ में इंक्लूड कर दे रही हूं, को प्राइम एंड कंपोजिट। हम अगले टॉपिक में इसी टॉपिक के अंडर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जो कि 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, मतलब 8 भी है, 6,
8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अब ऑड क्या होता है, जब ये इवन है तो इसको छोड़ के जितने भी नंबर बचेंगे वो क्या होंगे, ऑड होंगे। इसका एक और हम कह सकते हैं कि जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता जिसको 2, वो हमारे नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। अब इसमें बेसिकली देखा जाए तो इवन और ऑड में सारे नंबर, सारे काउंटिंग्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि जो ऑड नहीं होगा वो इवन होगा और जो इवन नहीं होगा वो ऑड होगा। तो अब बात आती है कि प्राइम नंबर। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो कि या तो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर अपने आप से नंबर डिवाइड हो सकता है। सपोज हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इन नंबर्स की खासियत क्या है कि ये नंबर या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। ये भी नंबर या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, ये भी नंबर या तो अपने 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से, और ये भी ऐसे ऐसे। 7 के बाद से फिर हमारा अगला जो प्राइम नंबर है वो आता है 11, ठीक है। 11 का भी यही खास बात है कि या तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 11 से, फिर 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 17, और इस तरह से ये ऐसे काउंटिंग बढ़ती है, ठीक है। इसके लिए हमको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है, कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके एटलीस्ट कि ये जो हम नंबर है ये नंबर किस किस के टेबल में आते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसमें जो है एक चीज और गौर करने वाली चीज है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड 17 है, ठीक है। अब आप इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इवन 3 भी, ठीक है। 3, 3, 5, 5, 7, 7, इसमें जो सिमिलैरिटी है वो क्या शो कर रहा है, वो ये चीज शो कर रहा है कि एवरी प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट 2 को छोड़ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑड। और 2 क्या है, 2 हमारा ऑड क्यों नहीं है, क्योंकि वो इवन नंबर है, वो 2 अपने आप में 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। आइए तो आप समझते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर मतलब साथी, यानी कि दो ऐसे नंबर जो कि आपस में प्राइम नंबर हो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली कंपलसरी 2 नंबर चाहिए। मतलब अगर हम को प्राइम की बात करें तो अगर हमसे इस तरह इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि वो कौन से नंबर्स हैं जो कि जिनको कि हम को प्राइम कह सकते हैं, तो वो हमेशा पेयर की बात होती है। कि सपोज आपके पास कोई 2 नंबर हैं 3 एंड 5, ठीक है। 3 एंड 5 अगर पूछा जाए कि क्या ये आपस में को प्राइम है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हम देखेंगे कि 3 और 5 के बीच में एक जो कॉमन डिवाइजर हो वो सिर्फ 1 हो। मतलब कि सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर हो जिनका जो कि 3 दोनों नंबर्स को आपस में कंप्लीटली डिवाइड कर सके। अगर इसके अलावा 1 के अलावा कोई और इनके नंबर्स के बीच में फैक्टर्स आते हैं तो फिर वो को प्राइम नहीं कहलाते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं 6 और 12 का, ठीक है। 6 और 12 का, तो अगर हम 6 और 12 की बात कर रहे हैं तो 6 का फैक्टर होगा 1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। और 12 का क्या होगा 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 से ज्यादा, जैसे यहाँ पे भी 2, 3 है, यहाँ पे भी 2, 3 है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों एक्स्ट्रा में है, तो ये आपस में को प्राइम नहीं होंगे। तो को प्राइम नंबर हमेशा वो 2 नंबर्स होते हैं जिनका कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वन फैक्टर हो। मतलब दोनों को अगर हम फैक्टर निकालें दोनों नंबर्स का तो उसमें सिर्फ 1 कॉमन हो। इसके अलावा अगर और उसके कॉमन नंबर्स निकल जाएंगे तो वो आपस में को प्राइम नहीं कहलाएंगे। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं 9 एंड 4, ठीक है। अब 9 एंड 4 की अगर हम बात करें तो अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो उसका होगा 1, 3, ठीक है, और 9। इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर होगा नहीं होगा। और 2 का 2, 1 और 4। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो ये आपस में क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि को प्राइम किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि को प्राइम
उनको कहते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं जिनका कि अगर हम फैक्टर्स निकालें तो सिर्फ वन, ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ नंबर्स। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर्स को, ऐसे पेयर्स को क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कंपोजिट। इसमें जो हम अगला जो हम पढ़ेंगे वो है कंपोजिट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? प्राइम नंबर। तो प्राइम, जो नंबर प्राइम है, नंबर्स पूरे काउंटिंग नंबर्स में जो नंबर प्राइम्स है उनको छोड़ के जो बाकी नंबर्स बच जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, और कंपोजिट नंबर की एक और खास बात है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो सब डिविजिबल होते हैं 2 से। ठीक है, अब जैसे कि अभी हमने यहाँ पे वो किया, तो हम जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 के बाद से हमारा अगला क्या आता है? 3 भी प्राइम नंबर है, 4 हमारा कंपोजिट हो गया, 6 हमारा कंपोजिट हो गया, 8 हमारा कंपोजिट हो गया, 9 एंड देन 12, 10, 14, 15, ये सब हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर। मतलब कि काउंटिंग नंबर्स में जो प्राइम नहीं है, प्राइम को छोड़ने के बाद से जो भी नंबर्स बचते हैं वो सब हमारे कंपोजिट होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है 1 की। 1 तो ना प्राइम में लिया गया ना कंपोजिट में लिया गया, तो 1 का एक प्रॉपर्टी है कि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा कि 1 जो है ना प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, वो ऑड नंबर होता है। चलिए, तो हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी मतलब कि हमें कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे कि आपको कोई भी टेबल है, जैसे आपको सपोज, अभी तो वैसे भी बहुत ज्यादा बच्चों को टेबल याद नहीं रहते, और इस एज में, जैसे जो आपकी एज है उसमें तो वैसे भी बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जिनको 20 तक टेबल याद होगा, बहुत मैक्सिमम जाते हैं तो 12 तक टेबल बच्चों को याद रहता है। लेकिन काउंटिंग्स तो बहुत सारी हैं, तो अगर हमें कोई बड़ा नंबर मिल जाए, कोई अगर हमें बड़ा नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये ऑड है कि इवन है कि प्राइम है, कौन सा नंबर है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे? उसकी डिविजिबिलिटी उसको देखेंगे ना, क्योंकि हमने अभी देखा जैसे कि सारा जो ऑड, इवन, प्राइम जो भी नंबर्स है वो सब डिवाइड का खेल है। उसमें सब में आपको डिवाइड करके चेक करना है कि वो ऑड है, इवन है कि प्राइम है। ठीक है, तो हमें इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जानना है कि हम ये जाने कि कोई भी अगर हमारे पास नंबर आ जा रहा है तो हम ये देखें कि वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे उस नंबर्स के रिगार्ड में। तो वो टेस्ट क्या है और कौन से नंबर के लिए कैसा करना पड़ता है, आइए हम वही सीखेंगे। तो सपोज हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है, तो 1 है, 1 तो सभी के टेबल में आता है और सभी से डिवाइड हो जाता है, तो हम 1 को नहीं लेंगे, 2 को लेंगे। ठीक है, तो 2 जो है, 2 के लिए हमेशा क्या देखा जाता है? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2, मस्ट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 9, 3, 4, 7, 6, 8, 9, 2। अब इतना बड़ा नंबर है, अब इसको पूरा 2 से तो डिवाइड करके देखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम जो है लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट क्या है? 2। लास्ट 2 है, 2 क्या है? 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये कंफर्म है कि ये 2 से पूरा नंबर, ये पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 8, 7, 6, 5, 4, 3। अब इसको अगर चेक करना हो तो हम क्या करेंगे? हम लास्ट डिजिट में जाएंगे 3। क्या 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा 2 का। अब हम आते हैं 3 की तरफ में। 3 के लिए क्या है? अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं नंबर का, 9, 4, 3, 7, 6, 5, 2। अब हमने इतना बड़ा नंबर लिया है, तो 3 के केस में क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे डिजिट्स होते हैं हम इन सबको आपस में प्लस करके देखते हैं। 9 + 4 + 3 + 7 + 6 + 5 + 2।
तो 9 4 13, 13 3 16, 16 7 23, 23 6 29, 29 5 34 और 36। तो ये 36, क्या 36 3 के टेबल में आता है? क्या 36 3 से डिविजिबल है? हाँ है। अब इसको भी अगर चेक करना हो तो ये 3 + 6 करेंगे, 9, क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। तो इसका मतलब कि पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो हम क्या समझते हैं कि 3 का हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजीजेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। जितने भी हमारे नंबर्स में जितने भी डिजिट्स होंगे हम उनको आपस में प्लस करेंगे और जो भी उसका सम आएगा वो हमेशा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यही 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है 4। 4 का अगेन कोई नंबर है, ठीक है, 9 3 4 9 6 एंड 4। ठीक है, तो जब हमारे पास जैसे हमें ये नंबर है, हमको इसको चेक करना है कि क्या ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो हम लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करेंगे कि क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम जैसा कि अब चेक करते हैं 4 का, तो 4 1 4 एंड 24, 4 6 24। तो ये यानी कि ये जो है ये आपका नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कि पूरा नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 6 3 8 4 9 1। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे अगर हम इस लास्ट के 2 डिजिट्स को लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने से क्या आएगा? 4 2 8 एंड 11, 4 2 8, 3 इसमें रिमाइंडर बच रहा है। 3 इसमें क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, 4 का भी आई होप आपको क्लियर होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब बारी आती है नंबर 5 की। तो 5 का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि सिर्फ हमको क्या करना है? लास्ट डिजिट चेक करना है। जैसे कि आप 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 क्या है? 10 15 20 25। तो लास्ट में क्या, या तो 5 होगा या 0 होगा, 5 होगा 0 होगा 5 होगा 0 होगा 5 होगा 0 होगा। तो लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। यानी कि हम सबसे ज्यादा सिंपल तो इसी का मुझे लगता है, और 2 का लगता है और 10 का लगता है। क्या कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखना, या तो उसमें 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 3 9 3 0, यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसका मतलब कि डिवाइड होगा। 3 9 6 2, यहाँ पे लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, 3 6 5 5, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये भी डिवाइड होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इतनी। ठीक है, अब अगला जो है हमारा नंबर आता है 6 का। तो 6 के लिए थोड़ा हमको इसमें थोड़ा ये लॉन्ग जाता है। क्यों? क्योंकि 6 के लिए हमको दो बार चेक करना पड़ता है। 6 का अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 6 होगा 3 × 2। ठीक है, यानी कि जब भी हमें 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी होगी तो जो भी हमारे पास नंबर है, सपोज 6 3 5 7 2, ठीक है, अब ये हमें जैसे ये नंबर दिया और पूछा जाए कि ये क्या 6 से डिवाइड होता है, तो पहले तो हम इस सारे नंबर को आपस में प्लस करके देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 6 3 9 9 5 14, 14 7 21, 21 तो 23। तो क्या 23 3 के टेबल में आता है? क्या 23 3 के टेबल में आता है? नहीं। तो ये तो यहीं पे रिजेक्ट हो गया कि ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। और दूसरा जो है 2 से चेक करेंगे, तो 2 जो है यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो फिर ऑब्वियसली बात है ये 2 के टेबल में आता है। लेकिन ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या है? ये 6 से डिवाइड नहीं हो सकता है। सपोज अगर यहीं पे 2 की जगह पे 0 होता, ठीक है, 0 होता, 6 3 हमारे पास नंबर होता 63 5 7 0। ठीक है, तो उसको आपस में प्लस करके देखते हैं। 6 3 9 9 5 14, 14 7 21, तो 21 आपका 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 7 3 21 होता है ना, तो यानी कि 3 से भी हो रहा है। और फिर यहाँ पे हमारा लास्ट में 0 है, 0 2 के टेबल में आता है, ये 2 5 10, तो इसका मतलब कि ये 2 से भी हो सकता है। यानी कि अगर ये पूरे नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 0 एज अ रिमाइंडर हमारे पास बचेगा। ठीक है,
आई होप आपको ये क्लियर होगा कि 6 का अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर हमको 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना होगा तो पहले हम उसको 3 से चेक करेंगे कि क्या वो 3 से पूरे तरीके से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरा हम चेक करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6, यानी कि कोई भी नंबर जो कि 3 और 2 दोनों से पूरे तरीके से डिवाइड हो सकता है, वो मतलब जरूरी है, वो एकदम कंपल्सरी है कि वो भी नंबर 6 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, अब 6 के बाद से जो है आपका सीधा आता है 8। तो जैसा कि हमने 4 के लिए क्या किया था, 4 के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखते थे। 8 के केस में क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे, जैसे 3 4 7 6 5 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 8 8 64 14, यहाँ पे 14 है तो 8 नहीं, ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब यहीं पे अगर हमारा ये 4 था ना, 6 होता तो फिर हमारा क्या होता है, 8 2 जा 16, और सॉरी 8 8 जा 64 एंड 8 2 जा 16। तो यानी कि ये अगर मतलब पूरे तरीके से ये डिवाइड हो रहा है 8 से, 656 जो है पूरी तरीके से 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये अगर हम पूरे इस नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वो भी जो है पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट तो अगर हम पूरे इस नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो हम जानेंगे कि अगर हम पूरे इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे कि क्या ये 8 से डिवाइड हो सकता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि वो जो पूरा नंबर है वो भी 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमारा अगला आता है वो आता है 9। नाइन के लिए जो भी हमारे पास नंबर हो उसके भी हम सारे डिजिट्स को, मतलब अगर हम नंबर लेते हैं 3 5 7 8 9, अगर हम ये नंबर लेते हैं तो इन सारे नंबर्स को आपस में क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को, इस नंबर के सारे डिजिट्स को आपस में प्लस करके देखेंगे कि क्या इसका जो डिजिट का सम आ रहा है वो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे कि 5 3 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 और 9 कितना होगा, 32। ठीक है, तो क्या 32 आ रहा है 9 के टेबल में, नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको हम एक और चीज तरीके से समझते हैं। सपोज 9 का टेबल देखते हैं हम। ठीक है, 9 का टेबल देखते हैं, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 एंड 90। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि ये जो नंबर है, मतलब 9 के मतलब टेबल में बहुत ही ज्यादा खास बातें होती हैं। अगर आपको जैसे छोटे होंगे तो आपको ये किसी ने बताया भी होगा कि 9 का टेबल सबसे इजी है, क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख दो, उसके बाद से फिर इसके साइड में जाके फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिख दो, हो गया 9 का टेबल। ठीक है, अब अगर हम जैसे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के टाइम पे बात की थी, 0 + 9 9, 8 + 1 9, 7 + 2 9, 3 + 6 9, 4 5 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 1 + 9, 9 + 9 9 + 0 9। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर 9 का जितने भी जो 9 के टेबल में नंबर आ रहे हैं उनका जो आपस में अगर हम डिजिट्स को प्लस करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो अब हम जो है थोड़ा सा एक बड़ा नंबर लेके हम इस चीज को समझते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको हम आपस में प्लस करते हैं, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 33। ठीक है, 33 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा इसके टेबल में। सपोज यहीं पे अगर हम लास्ट में हम यहाँ पे 81 कर देते हैं तो उसका सम कितना आएगा, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8
26, एक 27, 27 आया। अगेन ये 9 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होगा कि जब भी हमें 9 का चेक करना हो कि वो 9 से डिवाइड हो सकता है, पूरे तरीके से नहीं हो सकता है, तो हम जो भी नंबर है हमारे पास गिवन नंबर है उनके हम सारे डिजिट्स को आपस में प्लस करेंगे, जो भी उसका सम आएगा वो जो है हमेशा 9 से डिवाइड होना चाहिए, हमेशा डिवाइड होना चाहिए, तभी जो है हम पूरे नंबर को कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा। अगला जो है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है 10 का। ठीक है, 10 का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि हर नंबर का लास्ट डिजिट मस्ट बी 0। सपोज 10, 20, 30, 40, 50 एंड तो सबका लास्ट डिजिट क्या है 0। तो 10 का तो सबसे ज्यादा इजी है कि लास्ट में 0 हुआ तो वो 10 के टेबल में आता होगा, लास्ट में 0 नहीं हुआ तो 10 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होगी। चलिए, 10 के बाद से आता है आपका 11। अब 11 जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा आपको शुरू में आपको थोड़ा हो सकता है लेंदी भी लगे। तो जैसे कि हम 11 के लिए समझते हैं कि हमने कोई नंबर लिया है बड़ा सा, हम एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा नंबर लेके हम एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है। तो इसमें क्या होता है, अब ये जैसे नंबर है, ठीक है, ये 1, हम इसको एक नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो अब 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर, सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो या तो 0 होना चाहिए और नहीं तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जो पहले हम क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर दे दिया ना, इनको नंबरिंग कर दी, तो हम पहले हम एक काम करते हैं कि सबको प्लस करके देख लेते हैं। जैसे सम ऑफ ऑल इवन प्लेस नंबर है, तो इवन हमारे पास क्या है, इवन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये 2 है, 4 है एंड 6 है, तो हम क्या प्लस करेंगे, 2 + 7 + 9, 2 + 7 + 9, तो कितना हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, अब इवन क्या है, सॉरी ऑड क्या है, 3, 5, 8 एंड 0, 3 + 5 + 8 + 0, तो हमारा क्या होगा, 5 3 8, 8 और 8 16, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो क्या ये 2 जो है वो ना तो 0 है और ना ही ये 2 जो है 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहीं पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे 0 की जगह अगर हमारा 2 होता, सपोज यहाँ पे 0 की जगह हमारा 2 होता, तो फिर जो है हमारा सारा जितना भी है यहाँ पे 0 की जगह पे हमारा फिर 2 लग जाता, यहाँ पे 18 आ जाता, फिर हम इसका डिफरेंस करते तो हमारा आंसर क्या आता, 0 आता। तो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये एक चीज क्लियर है कि दोनों का डिफरेंस जो है या तो वो 0 होना चाहिए और नहीं तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, इसका मतलब कि पूरा नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको अब हम एक छोटे एग्जांपल से लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया था, इसको बड़े से भी समझ लीजिए, थोड़ा छोटे से भी समझ लीजिए, तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1 3 3 1। अब इसको पहले हम नंबरिंग कर देते हैं, ये हो गया हमारा 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम सम ऑफ ऑड प्लेस वैल्यू और सम ऑफ इवन प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड में क्या है, ये हमारा ऑड
1 प्लस 3। और इवन में क्या है हमारा, इवन में क्या है ये 2 और 4 यानी कि 3 और 1। तो हमारा 3 प्लस 1 हो गया। अब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, अब ये माइनस हो गया तो ये 0 हो गया। ठीक है, अब 0 हो गया। हमारी दो ही तो शर्त है, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब कि ये क्या है 11 से पूरे तरीके से डिवाइड हो सकता है। अब इसको थोड़ा डिवाइड करके भी देख लेते हैं। इलेवन 1 11, 23, 11 2 22, 1 11, 11 1 11। तो क्या हो गया, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब जो है हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो है कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, हमें उनका कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो हम इसके लिए पहले कॉमन फैक्टर समझ लेते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब कोई भी आपके पास दो चीजें हो, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, वही उसका क्या है, कॉमन है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं, आप फैक्टर जानते ही हैं, मल्टीपल जानते ही हैं। आप किसी भी नंबर का, कोई भी आपके पास दो नंबर हो, उनका फैक्टर निकाल लिया, उसमें जो कॉमन हो गया वो उसका कॉमन फैक्टर हो गया। वैसे मल्टीपल में भी है कि कोई भी आपके पास दो नंबर है, उनका मल्टीपल आपने निकाला और उसमें से जो भी सेम सिमिलर होंगे, कॉमन होंगे, वो उसका कॉमन मल्टीपल होगा। आइए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हम दो नंबर लेते हैं 4 एंड 6। ठीक है, पहले 4 एंड 6 ये हम सॉल्व निकाल रहे हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, 4 ले लिया हमने और 6 ले लिया। तो 4 का फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4। 6 का क्या है, 1 2 3 एंड 6। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 एंड 2। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, कॉमन क्या है, 1 और 2 ही है। इसके अलावा तो कोई कॉमन है नहीं। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, उसके अलावा नहीं दिख रहा है। तो इसमें 1 और 2 दोनों में है, तो ये 1 और 2 जो है इनका कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसी एग्जाम्पल में जो है हम कॉमन मल्टीपल समझते हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। कॉमन मल्टीपल, तो 4 का कॉमन मल्टीपल, पहले तो हम मल्टीपल निकाल देते हैं। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 5 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 4 6 24। ठीक है, यहाँ तक काफी है। उसके बाद से 6 का देखते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड 36। तो अब यहाँ पे अगर हम कॉमन की बात करें तो हमारे पास कॉमन क्या क्या है, हमारे पास कॉमन है 12 एंड 24। अगर हम आगे और भी टेबल इसका आगे करते जाएंगे तो हमें और भी कॉमन मल्टीपल मिल जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने जब मल्टीपल पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो अनलिमिटेड होते हैं। तो 4 और 6 है, दोनों में सिमिलैरिटी है। तो आगे और भी जैसे है एक पीरियड के बाद से और भी आपको उसके कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 12 एंड 24। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे यहाँ पे 12 है, 24 है, ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। तो अगला अगर हम 12 का टेबल देखें 48, तो 48 भी इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि 12 के टेबल में ये 24 आ रहा है। तो 12 का अगर हम पूरे टेबल में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है वो आपका आता है, नेक्स्ट जो है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, हेलो, सोई नहीं हो, वीडियो बना रही हूँ, फोन मेरा म्यूट पे है, बोलो।
तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, हम उसको पूरी तरह से तोड़ दें, मतलब एकदम सिंप्लीफाई कर दें, उसको तोड़ दें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमने उसको क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। अब इसको प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राइम के बारे में अभी हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल पे आता हो और अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो, उसे प्राइम कहते हैं। तो जब हम किसी नंबर को पूरी तरह से जब हम तोड़ देते हैं, जो हमारे पास एंड रिजल्ट में जो भी नंबर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 36। ठीक है, अब 36 को हमको एकदम बेसिक एकदम एक्सप्लेन कर, मतलब एकदम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में एकदम तोड़ देना है नंबर को। तो 36 है, तो सपोज हम इसको एक इनिशियल स्टेज में वो करते हैं 9 इंटू 4। ठीक है, अब 9 इंटू 4 है तो हम 3 को और वो कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। हमने कर दिया 3 इंटू 3, और 4 है तो 4 को हमने कर दिया 2 इंटू 2। क्या अब हम इससे और ज्यादा इसको एक्सपैंड कर सकते हैं? क्या 3 को हम और एक्सपेंड कर सकते हैं या 2 को हम और एक्सपेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया, 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। अब ये जो है कोई ऐसा नंबर नहीं है हम जिसके टेबल में ये 3 और 2 आते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो ठीक है, हमने इसको पूरी तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया, पूरी तरह से एक्सपैंड कर दिया, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। एक तरह से ये देखा जाए तो ये सब जो है इसके फैक्टर्स भी हैं, इन नंबर्स के फैक्टर भी हैं और प्राइम भी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्राइम नंबर भी हैं और ये इनके फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, आगे जो है वो है हमारा टॉपिक। अब जो आपने इतना कुछ पढ़ा, फैक्टर पढ़ा, मल्टीपल पढ़ा, अब जो है बेसिकली उसका काम आ रहा है कि आपने ये सब चीजें क्यों पढ़ी। आपने ये सब चीजें इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको अब जो है पढ़ना था HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, HCF। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अभी हमने फैक्टर के बारे में पढ़ा कि फैक्टर किसे कहते हैं, कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे उसको हम फैक्टर कहते हैं। अब इसमें जो है हमने कॉमन फैक्टर भी पढ़ लिया था कि किसी भी दो नंबर के बीच में जो कॉमन हो, जो सेम हो, उसी को हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। और हाईएस्ट मतलब कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, या जो भी उस नंबर की बात करें उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं, दो नंबर, कोई भी हम दो नंबर लेते हैं। सपोज हमने लिया 24 और 36। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले जो है हम 24 को लेते हैं। ठीक है, 24 को पहले हम डिवाइड करेंगे। इस डिवाइड करने का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा, हम इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे और सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे। सपोज हम 24 है तो 24 के लिए हम सबसे छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 12 जा 24 हो गया, फिर 2 लेंगे, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 लेंगे, फिर 2 3 जा 6, एंड फिर अब 2 के टेबल में आता नहीं तो 2 के बाद हम क्या लेंगे 3, तो 3 1 जा 3। हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जो कि उसको जो है पूरे तरीके से डिवाइड कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 12, हमने 2 लिया तो 2 12 जा 24 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 2 6 जा 12 पूरी तरह से डिवाइड हो गया, एंड 2 3 जा 6। अब यहाँ पे हमने 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 2 जो है 3 को डिवाइड तो कर नहीं सकता, इसलिए हम 2 के बाद से नेक्स्ट नंबर 3 पे आ गए, तो 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, और अब सेम इसी तरीके से हम 36 को भी करेंगे। हमने 36 लिखा, उसके बाद से फिर जो है हम सेम यही चीज हम इसके साथ भी करेंगे। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, एंड देन अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो हम 2 के बाद से क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 3 3 जा 9,
अगेन फिर हम 3 लेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, हमने अब यहाँ पे भी हमने इसको तब तक सॉल्व किया जब तक कि लास्ट में 1 नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो है हम इसको, अब इसमें से हम कॉमन नंबर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो 24 के लिए क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 24 का हमने ये यहाँ ऐसे लिख दिया, और 36 को जो है फिर हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम फिर पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 आ गया, तो HCF को जो है हम लिखेंगे तो ऐसे करेंगे 2 इंटू, फिर ये अगेन फिर ये 2 आ गया, तो 2 इंटू 2। अब यहाँ पे ये सिंगल 2 है तो हम इसको नहीं लेंगे, यहाँ पे भी 3 है तो ये 3 और 3 ये एक पेयर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 बच गया तो हम इस 3 को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको कॉमन नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे एक बार 2 आया, यहाँ पे एक बार 2 आया, तो ये कॉमन नंबर हो गया। फिर यहाँ पे एक बार 2 आया, यहाँ पे एक बार 2 आया, तो कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो कॉमन तो हुआ नहीं फिर वो 2, तो हम इस 2 को छोड़ देंगे। फिर अगेन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमने एक 3 है, तो ये फिर 3 अगेन कॉमन हो गया, तो हमने 3 ले लिया। अब यहाँ पे 3 बच रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे पास और कोई 3 नहीं है, तो हम इस 3 को भी छोड़ देंगे। तो हमारा HCF क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 12 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो कि 24 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है और 36 को भी पूरे तरीके से डिवाइड कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज तो जैसे 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36 है। ठीक है, अभी हम थोड़ा और एक बड़ा नंबर लेकर इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये आपका टॉपिक बेसिकली इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, आपको HCF और जो अभी हम आगे और पढ़ेंगे वो। तो हम इसको और एक थोड़े बड़े नंबर से समझते हैं। सपोज हम एक नंबर लेते हैं 35, नंबर लेते हैं हम 35 एंड 120। ठीक है, या 120 लेते हैं। ठीक है, तो अगेन फिर हम क्या करेंगे, हम 35 को डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 120 को डिवाइड करेंगे। तो पहले 35 को डिवाइड करते हैं, तो ये 3 है 5 है, 2 के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 5 है, 3 के टेबल में भी 3 + 5 8 है, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 4 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है लास्ट में। ठीक है, अब 4 के बाद से क्या आता है 5, तो 5 7 जा 35। ठीक है, फिर हम अगेन 7 प्राइम नंबर है तो 7 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम 120 को करते हैं, तो अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 6 जा, फिर 2 से 2 30, 2 15 जा। अब 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो हम अगला क्या लेंगे 3। ठीक है, 3 5 जा 15, और फिर 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता तो हम अगला क्या लेंगे 5 5 1 जा 5। ठीक है, अब जो है हमें इसको कॉमन निकालना है, तो हम क्या करेंगे 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, और 120 है तो 120 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें इन सब में 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, अगला यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो कॉमन क्या हो गया 5 हो गया कॉमन। ठीक है, 7 है यहाँ पे 7 नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा सिर्फ 5, यानी कि 5 वो हाईएस्ट नंबर है जो कि 35 और 120 को पूरे तरीके से कंप्लीट तरीके से डिवाइड कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, इसके अलावा हम आगे इसको और अगर आप इसके जब बुक के क्वेश्चंस लगाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर होगी, एक और बहुत ज्यादा समझ में आएगी। तो इसके साथ में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि मैथमेटिक्स जो है, बेसिकली जो मैथ्स है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका मैथ्स क्लियर होगा। मैथ्स में कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैथ्स से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो मैथ्स ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको एक बार मजा आने लग गया ना, तो आप मैथ्स को ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ में आप इसको सॉल्व करेंगे और आपको और
जैसे जैसे आप इसमें सक्सेस होंगे, जैसे जैसे आपके आंसर्स निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे, आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो जाती है कि बच्चे पहले ही मैथ्स से डर जाते हैं कि नहीं यार मैथ्स से नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आप उसको करने लगेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। मैथ्स आपको फिर एक गेम लगने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा। तो मेरी आपसे यही एक एडवाइस है कि आप मैथ्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी सारी चीजें जो हैं वो लर्निंग बेस पर सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके, जैसे सपोज साइंस हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, उसमें आपको बहुत चीजें याद करनी पड़ती हैं। लेकिन मैथ्स में बहुत ही लिमिटेड चीजें जो हैं वो आपको याद करनी पड़ती है। बेसिकली पूरे तरीके से मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। और मैथ्स जो है वो ऐसा भी नहीं है कि वन डे स्ट्रगल है। अगर आप कल आपका मैथ्स का पेपर है और आप सोचें कि नहीं आज मैं रात भर पढ़ के पूरा एकदम मैथ्स को टॉप कर लूंगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतनी ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा और उतना ज्यादा आपको मजा भी आएगा। तो मैं आपको यही कहूंगी कि ऑलवेज प्रैक्टिस मैथ्स, मतलब आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस करते रहिए, ठीक है। तो HCF में भी सेम मैं यही कहूंगी कि एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आप उठाइए, उसके सारे क्वेश्चंस करिए। इसके अलावा अगर आपको और अच्छा लग रहा है और आपको और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसमें जो है आपको और क्वेश्चंस इसके करवाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HCF के बाद से जो है हमारा अगला टॉपिक आता है LCM। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अभी सेम वही, अभी हमने कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल पढ़ा था जिसमें हमने कॉमन फैक्टर का यूज देख लिया HCF निकालने के लिए। अब हम कॉमन मल्टीपल का यूज देखेंगे LCM निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए चलिए हम भी इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम दो नंबर ले लेते हैं 36 एंड 144, ठीक है। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है, वैसे ही हम फॉर्मेट बनाएंगे 36 144। यहाँ पे वहां पे हम दोनों नंबर्स को अलग अलग तरीके डिवाइड करते थे, हम यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में एक ही टेबल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर से लिख करती हूँ, ठीक है। हमने क्या नंबर लिया था 36 एंड 144, हमने फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। आइए अब हम इसको सबसे छोटे नंबर से, इसको भी जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 18 36, 2 6 12 और 2 सॉरी वो 2 7 14 एंड 2 2 4, अगेन फिर 2 9 18 एंड 2 3 6 एंड 2। उसके बाद से फिर जो है यहाँ पे हम 2 लेंगे, 2 9 के टेबल में नहीं आता लेकिन हम 36 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हम 2 लेंगे। यहाँ पे जो है हम ऐसा मतलब यहाँ पे भी हमारा बेसिक जो जैसा हमने HCF में किया था कि लास्ट में हमको 1 लाना है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि लास्ट में हमको 1 चाहिए। तो हमें उस नंबर को एकदम छोटे से शुरू करते हुए सारे नंबर डिवाइड करना है। जैसे कि हमने 2 है, 2 9 को तो नहीं डिवाइड कर सकता लेकिन 36 को कर सकता है, तो हम 9 को वैसे का वैसा ही लिख देंगे और 2 को 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया। फिर अगेन 18 आपका 2 के टेबल में आता है तो हम फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और 9 क्योंकि नहीं आता है तो 9 को हम सेम का सेम वैसे ही उतार देंगे और फिर 2 9 18 करेंगे। अब यहाँ पे 9 आ गया, अब या तो आप डायरेक्टली इसमें 9 कर दें और नहीं तो आप इसको, वैसे तो रूल ये कहता है, रूल आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपको अगर सॉल्व करना है तो रूल यही कहता है कि आपको छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए बड़े नंबर की तरफ जाना है। अब क्योंकि 2 है तो 2 9 और को डिवाइड कर नहीं सकता है, तो हम 2 के बाद से किस पे जंप करेंगे 3 में। अब 3 से जो है 3 3 9 एंड अगेन 3 3 9, फिर ये 3 आ गया तो अगर फिर 3 को जो है 3 से डिवाइड करेंगे 1 1, 3 1 3 3 1 3, तो हमारा लास्ट में ये क्या हो गया, हम एकदम फाइनली हमने इसको डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। रूल क्या कहता है कि हम उन नंबर्स को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, ठीक है। ये हमने इस तरह से कर दिया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे।
तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, 16 इंटू 9, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 144, यानी कि 144 नंबर जो है वो हाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इनके नंबर के बीच में। यानी कि अगर हम इनका मल्टीपल निकालते, मतलब अगर हम 36 का टेबल अगर हम करते और 144 का टेबल करते, तो एक टाइम के बाद से मेरे ख्याल से 36 फोरजा मतलब 36 फोरजा जो है आपका 144 आ जाता, और 144 इंटू 1। तो ये चीज थोड़ी आपके ये चीज आपको थोड़ी अभी ये वाली चीज थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, तो इसको इस तरह से ना समझ के हम ऐसे समझते हैं कि 144 नंबर जो है वो सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि 144 के टेबल में भी आता है और 36 के भी टेबल में आता है। जैसे 36 4 जा 144 होता है और 144 1 जा 144 होता है। तो 144 हमारा क्या है, हमारा सबसे ज्यादा सबसे छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों के बीच में। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। और अगेन मैं आपसे कहूंगी कि आप इसको अपने बुक्स के जो आपके क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करिए। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है सॉल्व करने में, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो फिर जो है हम आपके जो प्रॉब्लम है हम उसको फिर बोर्ड पे समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपका ये चैप्टर इतना ही है। इस चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, ये चैप्टर समझ में आया हो। तो प्लीज अगर मेरे चैप्टर मेरा तरीका मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।